जय हिंद। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था अपना, और सॉल्यूशन में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, तो हमारे जितने भी टॉपिक चल रहे थे वो किसके थे बेटा? आ जाइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके थे? डिसॉल्व गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड के हमारे टॉपिक चल रहे थे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ चुके थे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? गैस जब किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं समझिएगा। इसमें से 3 फैक्टर थे। इन फैक्टर में पहला फैक्टर था टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है आपका प्रेशर। ठीक है, तो आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा है आपका नेचर ऑफ गैस। ठीक है, गैस का नेचर कैसा है। तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? टॉपिक है हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या है आपका? काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बात समझ रहे हैं? और जो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर इफेक्ट पड़ता है इसका दूसरा नाम है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। ठीक है, इसे हेनरीज लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ वास्तव में क्या है कि प्रेशर का इफेक्ट बता रहा है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। ठीक है, तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताया गया है किसका? आपका हेनरीज लॉ में। ठीक है, चलिए, तो अब इसको मैं बाद में बताऊंगी। हम पढ़ते हैं सबसे पहले हेनरीज लॉ कि हेनरी का लॉ था क्या, हेनरी ने क्या लॉ दिया था। तो समझिएगा हेनरी का लॉ क्या था। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात समझिएगा, कॉमन सी बात, प्रेशर का। ठीक है, हमें यहाँ पर हेनरी ने जो रिलेशनशिप बताया था वो बताया था प्रेशर। इन्होंने क्या बताया था? एक रिलेशन बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत अच्छे से समझिएगा इसे, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में इन्होंने रिलेशनशिप बताया था कि अगर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा आप, सबसे पहले हम 2 सिस्टम लेते हैं। ठीक है, एक सिस्टम हमारे पास ये है जो मैं बना रही हूँ, सिस्टम तो आप जानते हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 2 हमारे पास सिस्टम है। एक सिस्टम हमारे पास ये है। ठीक है, चलिए एक ही सिस्टम मानते हैं पहले। एक हमारे पास सिस्टम ये है। इस सिस्टम में क्या किया हुआ है बेटा? हमने यहाँ पर हमने लिक्विड फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है यहाँ पर? हमने लिक्विड, कोई भी लिक्विड यहाँ पर फिल कर रखा है। और यहाँ पर जो ऊपर खाली जगह है ये क्या है? आपकी गैसियस मीडियम है। ठीक, रिलेशनशिप क्या था? हेनरी ने रिलेशनशिप बताया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पूरा लिख दूं, गैस इन लिक्विड। लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है। तो इन्होंने ये लिक्विड लिया और यहाँ पर ये क्या लिया? आपका गैस। ठीक है, ये लिक्विड का कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए सॉल्वेंट है क्योंकि गैस को इसके अंदर डिसॉल्व करना है। और यहाँ पर एक प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया वो प्रेशर था कितना? आपका W1 या P1, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर क्या? W1 प्रेशर एक्सर्ट किया गया। जब प्रेशर एक्सर्ट किया गया तो जो गैस है और लिक्विड है इनके बीच में क्या बन गया? एक इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक है,
ये क्या बन गया, एक गैस और जो आपके गैस और लिक्विड है इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन गया। अब इक्विलिब्रियम कैसे बना जरा इसे समझिएगा कि जो गैस के पार्टिकल्स है, मान लीजिए चार गैस के पार्टिकल, ठीक है, समझिए इसको, चार गैस के पार्टिकल जब यहाँ पर ये प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है गैस पर, ठीक है, गैस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो चार गैस के पार्टिकल्स है किस में डिसॉल्व हो रहे हैं, लिक्विड में, और लिक्विड से ही चार गैस के पार्टिकल्स किस में आ रहे हैं, आपके गैसियस फेज में, ठीक है। मींस डिसोल्यूशन ऑफ और इवेपोरेशन दोनों कैसा हो रहा है, दोनों की रेट जब सेम हो जाती है तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको पता है, क्या होता है इक्विलिब्रियम, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट अगर सेम हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब बन रहा है, जब डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड इवेपोरेशन ऑफ गैस इन दोनों का जो रेट है वो सेम हो गया, ठीक है। तो ये आपका जब यहाँ पर क्या बन गया, आपका इक्विलिब्रियम बन गया, तो ये जो गैस है वो कितनी इस पर डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया हमने, आगे समझते जाइएगा, फाइनली आप सब समझ जाएंगे। अब हमने ये जो प्रेशर था इस पर अभी W1 प्रेशर था, हमने अब इस प्रेशर को बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाया, कैसे बढ़ाया प्रेशर को, देखिए वही हमने एक सिस्टम लिया, इस सिस्टम में सेम ही सिस्टम है आपका, ठीक है, बस यहाँ पर हमने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। पहले जो प्रेशर था W1 था, अब इसमें हमने प्रेशर कितना लगा दिया, W2 प्रेशर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये गैस फिल है, क्या फिल है, गैस फिल है, और यहाँ पर कोई भी लिक्विड का जो सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड का सॉल्वेंट है वो फिल है। अब हमने प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपको पता है किसी भी गैस पर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वो कैसी हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है ना, गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब देखो पहले इतना था, अब हमने इस पर प्रेशर बढ़ाया तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये गैस क्या हो गई बेटा, ये गैस हो गई बहुत बहुत ज्यादा कंप्रेस, ठीक है। जो अभी तक इतनी जगह में भरी थी अब उतने ही मॉलिक्यूल पर यूनिट नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कैसे हो गए, बढ़ गए। समझ रहे हो ना, प्रेशर ज्यादा बढ़ने पर जो गैस है वो कैसी हो गई, हाईली कंप्रेस, हाईली कंप्रेस, हाईली कंप्रेस हो गई। कब हुई, जबकि यहाँ पर प्रेशर W1 और ये W2 एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। बात समझे इतनी, ठीक है, जरा इसे समझ के ही चलिएगा। अब जब हाईली कंप्रेस किया गया तो यहाँ पर जो पर यूनिट नंबर ऑफ एटम या पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हाई हो गए। अब जब हाई हो गए तो इस पर जो लिक्विड की सरफेस है, बेटा ध्यान से सुनिए, जो लिक्विड की, ये लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पर ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। स्ट्राइक भाई ज्यादा हो गए तो स्ट्राइक कैसे करेंगे, ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, और जब ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तो इजिली इसके अंदर क्या हो जाएंगे, और डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ने पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्ट्राइकिंग थी किस पर, सरफेस ऑफ लिक्विड पर, सरफेस ऑफ लिक्विड पर वो क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है भाई, बढ़ेगी क्योंकि ये बहुत सारे इधर इकट्ठे हो गए। तो जब इसकी क्या स्ट्राइकिंग बढ़ गई तो अधिक से अधिक जो एटम है या मॉलिक्यूल है गैस के वो लिक्विड में क्या होने लगे, डिसॉल्व होने लगे, ठीक है, क्या होने लगे, वो लिक्विड में डिसॉल्व होने लगे। और जब लिक्विड में डिसॉल्व होने लगे तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये वाला वर्ड आगे परेशान कर सकता है, इसलिए अभी समझ लीजिए। यहाँ पर जो पहले से इक्विलिब्रियम बना हुआ था वो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया, और ये अब यहाँ पर क्या बनेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। क्या मींस, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सब इसमें क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इस गैसियस फेज में आएंगे। मींस जो इक्विलिब्रियम है वो अब क्या बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो यहां से इन्होंने जब ये दोनों कंडीशन देखी तो यहां से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन आप खुद देख रहे हैं, सीधा सा कंक्लूजन देख रहे हैं कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया
तो जो गैस डिसॉल्व इन लिक्विड है वो कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। बात समझ में आई ना। मींस प्रेशर बढ़ने पर गैस डिसॉल्व इन लिक्विड कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मींस हम कह सकते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, प्रेशर और गैस डिसॉल्व इन लिक्विड के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप है। इन दो एक्सपेरिमेंट से हेनरी ने निकाला, और हेनरी ने ये एक्सपेरिमेंट कब किए थे, 1803 में उन्होंने ये दोनों एक्सपेरिमेंट किए। और इससे जो रिलेशनशिप निकल के आया, रिलेशनशिप क्या निकल के आया, मास ऑफ गैस इज डायरेक्ट, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, इन्होंने जो रिलेशनशिप निकाला वो रिलेशनशिप क्या निकल के आया बेटा, रिलेशनशिप निकल के आया m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मींस जो गैस है, गैस उतनी ही ज्यादा इसके अंदर डिसॉल्व हो रही है जितना कि हम क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो यहां पर m इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, और P क्या है, P है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो क्या है, P है। बात समझे इतनी। अब देखिएगा इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P है। यानी कि मास ऑफ गैस, अगर इसमें कोई भी गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है इसका मतलब है प्रेशर आपने ज्यादा बढ़ाया होगा। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो m, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो m इज इक्वल टू k p। ठीक है, तो यहां पर जो k है, k क्या निकल के आया, एक कांस्टेंट निकल के आ गया। तो हेनरी लॉ क्या हुआ, इतनी बात समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हेनरी लॉ की डेफिनेशन भी बता दूं। एक बार फिर से समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझिएगा आप। हो गया। तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला और एक फॉर्मूला बना दिया। अब इस फॉर्मूले से इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया। ठीक है, तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व in liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure exerted by the gas on liquid at given temperature, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट निकल के आया किसका, आपका हेनरीज लॉ का। मींस हम इसे लिख सकते हैं, हेनरीज लॉ को लिख सकते हैं m इज इक्वल टू k p, जहां पर m क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, p क्या है, प्रेशर, और k क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो सुनिएगा, जो प्रेशर है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के लिए। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड के। मींस कोई भी गैस किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, सीधी सी बात है कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतनी ज्यादा वो क्या होगी, उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कोई भी गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या होती जाएगी, डिसॉल्व होती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रिलेशनशिप निकल के आया
और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो K कांस्टेंट आया, और इससे जो रिलेशनशिप है इससे ये स्टेटमेंट बन गया, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। ये कहा था किसने? हेनरी ने। बात समझे? चलिए अब आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ले लीजिएगा। आज अपने बच्चे गए कहाँ? जनसंख्या कहाँ गई आज अपनी? सो रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, जो सोएगा वो खोएगा। लगता है कल समोसे वमोसे खा लिए इन लोगों ने, लूज मोशन हो गए बच्चों को आज। ठीक है, तो ये तो रिलेशनशिप किसका है? आपका हेनरी का। अब इसी टाइम पर सेम जब हेनरी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब एक और हमारे साइंटिस्ट आए। कौन साइंटिस्ट आए? हमारे डाल्टन अंकल। ठीक है, एक और नए साइंटिस्ट आए। कौन से? हमारे डाल्टन। ओहो भाई अच्छे से पढ़ना है इसे, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, ठीक है। जिस टाइम पर हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया उसी टाइम पर प्रेशर और गैस डिसॉल्व इन लिक्विड से रिलेटेड एक और साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिनका नाम था डाल्टन्स। ठीक है, अब डाल्टन्स ने क्या किया? वास्तव में इन्होंने हेनरी के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, कुछ नहीं है, हेनरी के लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। अब देखिए हेनरी लॉ की एक और बात समझिए, एक बात और क्या समझिए कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड में जो गैस मास का डिसॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पूरी यहां से लेके यहां तक हटा के और हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is directly proportional to the pressure exerted by gas in a liquid। ठीक है, यानी कि ये जो भी डिसॉल्व हो रही है कोई गैस लिक्विड में, वो क्या है? वास्तव में वो सॉल्युबिलिटी ही दर्शा रही है किसकी? किसी भी गैस की लिक्विड में। हाँ भाई, डाल्टन्स लॉ पढ़े। अब डाल्टन्स लॉ क्या कहता है हमारा? डाल्टन्स ने क्या कहा देखो, अब पहले इनका एक्सपेरिमेंट समझो। इन्होंने एक क्लोज कंटेनर लिया, इस क्लोज कंटेनर में क्या? आधे कंटेनर में इन्होंने भर दिया कोई सॉल्वेंट। ठीक है, क्या भर लिया? ये सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट इनका कैसा रहा होगा? लिक्विड। ठीक है, बात समझे? इनका सॉल्वेंट कैसा रहा बेटा? लिक्विड। और इन्होंने जैसे कि हमारे हेनरी भाई साहब थे, ठीक है, हेनरी थे, उन्होंने क्या किया था? केवल एक गैस का बताया था कि एक गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतना ज्यादा वो गैस के लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। इन्होंने क्या किया कि अगर अब बताओ कि यहाँ पर जो गैसेस हैं वो काफी सारी हों, जैसे ये जो ग्रीन डॉट मैंने बनाए हैं, ये जो ग्रीन डॉट है ये है आपका गैस ए, मींस गैसेस का मिक्सचर है। ये क्या है? गैस ए। अब दूसरा है, यहां पर इन्होंने क्या बताया? दूसरा, इसके अलावा एक और गैस प्रेजेंट है, और वो जो दूसरी गैस यहां पर प्रेजेंट है वो है गैस बी, गैस बी। अब एक और इन्होंने बता दिया, मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कही इन्होंने। एक और गैस इन्होंने बना दी बेटा, और वो बना दी इन्होंने कौन सी? गैस सी। ये ब्लैक वाली है, ये कौन सी है? गैस सी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि अब बताओ हेनरी, तुमने तो कह दिया एक गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उतना वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब बताओ अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, तो हेनरी ने कहा भाई अब तुम ही बताओ क्या करेंगे। तो इन्होंने, जो डाल्टन्स थे, इन्होंने वास्तव में हेनरी के लॉ को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, और जो हम न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, यहां से भी हम न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। जो ये है डाल्टन्स का लॉ है, वास्तव में मॉडिफिकेशन ही है हेनरी के लॉ का, उसे भी हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। दोनों में क्या अंतर था? उन्होंने एक गैस का बताया था और इन्होंने क्या कहा? मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें समझा दीजिए। चलिए अब इनका समझिए। तो इन्होंने क्या बताया? इससे जो कंक्लूजन निकाला,
आप पार्शियल प्रेशर जानते हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, 11th क्लास का टॉपिक है वैसे। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, इसे रुकिए, पहले पार्शियल प्रेशर समझ लीजिए। कोई भी आपके पास क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ गैसेस है, ABCDEF, ठीक है, बहुत सारी गैसेस है। अब इन गैसेस में से कोई भी एक पर्टिकुलर गैस, ठीक है, मान लीजिए वो गैस है A, तो पर्टिकुलर गैस जो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल पर किसी पर्टिकुलर गैस के द्वारा एक्सर्ट किया गया जो प्रेशर है, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। आपने मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में आपकी स्पेसिफिक गैस के द्वारा किसी भी कंटेनर की वॉल पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे ये क्लोज कंटेनर है, अब इस क्लोज कंटेनर में 4-5 गैसेस हैं, एक गैस ब्लू वाली है, एक गैस ग्रीन वाली है, और एक गैस कौन सी आपकी? ब्लैक वाली है। तो अब आपको ये जो ब्लैक गैस है जितना प्रेशर एक्सर्ट करी है, ठीक है, तो ये कहलाता है कि आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में से किसी एक गैस के द्वारा कंटेनर की वॉल पर एक्सर्ट किया गया प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर है। और कंटेनर हमेशा क्लोज होना चाहिए, ठीक है, खुला हुआ कंटेनर मत ले लेना, नहीं तो प्रेशर ही एक्सर्ट नहीं करेगा, जहां से खुला होगा वहां से एस्केप आउट हो जाएंगी गैसेस, ठीक है। चलो, तो पार्शियल प्रेशर वाली कहानी आपको समझ में आ गई। अब यहां से डाल्टन्स ने जो रूल निकाला, ठीक है, यहां से डाल्टन्स ने बेटा जो रूल निकाला, वो रूल क्या था ये हम बताते हैं आपका। सॉलिबिलिटी किसके टर्म में? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आपकी इन्होंने सॉलिबिलिटी बताई, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया ना 11th क्लास में इन्होंने पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ही पढ़ाया था। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इन्होंने सॉलिबिलिटी को कैसे बताया? क्या बताया? जो मोल फ्रैक्शन या सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ए, एक ही बात है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, ये पीए लिखा है, पी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मींस क्या है आप समझो इसे, कोई भी गैस, इसके अंदर आपकी गैस ए कौन सी है? ग्रीन वाली है ना, ये ग्रीन वाली गैस कितनी इसमें डिसॉल्व होगी? इस लिक्विड के अंदर जो ग्रीन वाली है कितनी डिसॉल्व होगी? ठीक है, जितना कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब मिक्सचर ऑफ गैस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस में जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है गैस के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, यही तो कहेंगे। तो आपका क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to partial pressure exerted by that gas, okay, ठीक है। ये ए गैस कितनी डिसॉल्व होगी? जितना कि वो पार्शियल प्रेशर लगा देगी इस लिक्विड पर। बी गैस कितनी डिसॉल्व होगी? उतनी ही डिसॉल्व होगी जितना कि ये प्रेशर इस पर लगा लेगी, जितना प्रेशर लगाएगी उतनी डिसॉल्व हो जाएगी, कोई नई बात नहीं। तो यही बात इन्होंने किसने बता दी? डाल्टन्स ने, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, काई ए, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। अब यहां पर इसे सॉल्व करें तो काई ए इज इक्वल टू, भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा? अपना कांस्टेंट आएगा। तो के, उसमें के था, इसमें के डैश मान लेते हैं, के डैश पी ए। पी ए क्या है मैं यहां पर लिख देती हूँ, ठीक है, आप भूल ना जाए। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, ठीक है। पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ठीक है। और के क्या है? के आपका कांस्टेंट है। बात इतनी समझ में आई? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे और क्या लिख सकते हैं? इसे और करके ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो सकता है न्यूमेरिकल्स में, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। इसे और क्या लिख सकते हैं? काई ए, ठीक है, काई ए
अब ये देखिए, ये जो के डैश है वो नीचे आ जाएगा, पी ए के टर्म्स में लिखें तो काई ए अपॉन के डैश इज इक्वल टू पी ए। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये इसके इधर आ गया। अब देखिए इसको, ये जो टर्म है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं काई ए इंटू 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू पी ए, लिख सकते हैं प्रॉपर। ठीक, अब जो है यहाँ पर इन 1 अपॉन के डैश इज इक्वल टू के एच, के 1 अपॉन के डैश है ना ये कांस्टेंट, इसे हम क्या लिखते हैं? के एच लिखते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला जो आपका निकल के आया, फॉर्मूला क्या निकल के आया, इसकी जगह पर हम के एच लिख रहे हैं, तो काई ए के बड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, काई ए के एच इज इक्वल टू पी ए। बात समझ में आई? तो ये बना अपना फॉर्मूला। और जहां पर के एच क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, जो कि आपका टेम्परेचर और सॉल्वेंट के, एक मिनट, ठीक है, टेम्परेचर और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है के एच, जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये सब समझ गए होंगे। और ये वाला फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में बेटा यूज होना है। बात समझे? ये वाला फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, लिख लीजिएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, यहां से समझ लीजिए, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो काई ए इज इक्वल टू क्या हो गया? के डैश पी ए। तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? काई ए अपॉन के डैश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काई ए 1 अपॉन के डैश। 1 अपॉन के डैश क्या है आपका? के एच। तो इस 1 अपॉन के डैश की जगह पर हमने क्या लिख दिया? के एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया? काई ए और 1 अपॉन के डैश की जगह पर के एच इज इक्वल टू पी ए। यानी कि पार्शियल प्रेशर आपका किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ और हेनरी लॉ का मॉडिफिकेशन, मींस ये वाले आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। हाँ भाई, अब बताइए आप लोगों को समझ आया या नहीं? बता तो दो, समझ आया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कभी कभी ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, इतना इजी सा है लेकिन ये प्रूव करने के लिए आ जाता है। ओके श्वेता, रौनक, प्रशिष्टि, ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। अब मैं से रफ करती हूँ, आप इसी का हेनरी लॉ ही चल रहा है अभी, है ये सारा कॉपी में कर लीजिएगा। अब आता है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, क्या है? लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशन क्या है? तो इसकी दो लिमिटेशन है और इसकी एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन खैर हम कल पढ़ेंगे, आज केवल मैं लिमिटेशन ही पढ़ाऊंगी। तो हेनरीज लॉ की पहली लिमिटेशन क्या है? इट एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, ये बहुत बड़ी इसकी क्या है बेटा? लिमिटेशन है। अभी हमने हेनरी लॉ क्या पढ़ा था? हेनरी लॉ क्या कह रहा था? जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस डिसॉल्व इन लिक्विड ज्यादा होगी। लेकिन इतना भी मत लगा देना कि आपको पता है किसी भी गैस पर अगर आपने प्रेशर अधिक डाल दिया किसी भी गैस पर अगर आपने प्रेशर क्या किया? बहुत ज्यादा डाल दिया,
तो वो गैस क्या हो जाएगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे समोसों। ठीक है, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, लिक्विड में। तो इतना नहीं डाल देना उस पर प्रेशर की गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जानते हो ना कि हाई प्रेशर पर गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो गैस को गैस ही रहना है और वो गैसियस फॉर्म में ही लिक्विड में डिसॉल्व हो, इतना ध्यान रखना है। ये नहीं कि तुमने गैस में इतना प्रेशर डाल दिया कि वो लिक्विड हो गया, अब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, हेनरी लॉ का मतलब है गैस ही डिसॉल्व हो लिक्विड में, लिक्विड में फॉर्म ना कर लें आप किसी गैस को। तो ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेबल होता है केवल लो टेम्परेचर पर और हाई लो प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। किस पर, लो प्रेशर पर। लो प्रेशर पर इसलिए क्योंकि गैस को गैस रखना है, और दूसरा हाई टेम्परेचर क्योंकि आपको पता है लो टेम्परेचर पर, ठीक है, टेम्परेचर अगर लो होगा तो जो गैस है वो सॉलिडिफाइड होने लगती है। ठीक है, आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आइस ही ले लीजिए, आइस है, आइस को आपने टेम्परेचर ज्यादा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। और वाटर को अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में, मींस गैस में। तो गैसियस फेज में रहने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। समझ गए ना, तो गैस में रखना है उसे, इसलिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। मींस क्या होना चाहिए, आप कह सकते हैं एक आइडियल गैस होना चाहिए। ये आइडियल गैस ही तो होता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए आपका, आइडियल गैस। और आप जानते हैं नेचर में कोई भी आइडियल गैस प्रेजेंट नहीं है, जानते हैं ना। और आइडियल गैस होती क्या है, क्लास 11 पर पहुंच जाओ। आइडियल गैस क्या होती है, एक ऐसी गैस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। जानते हो ना, गैस क्या है, नॉर्मल गैस क्या होती है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, ये तो आपकी गैसेस हैं। और आइडियल गैस क्या कहती है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर एब्सेंट। इट ओनली, ये केवल कब हो सकता है, जबकि प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम हो और टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा अधिक हो, तभी कोई गैस आइडियल गैस बन सकती है। नेचर में कोई भी आइडियल गैस प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखना अपनी नॉर्मल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस, नेग्लिजिबल और एब्सेंट का अंतर है, क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का। चलो एक होगी, एक समझ गए। अब बात करते हैं, इनफैक्ट आपको अगर इसमें से कुछ भी जो मैं बोल रही हूँ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे आइडियल गैस और जो आपकी नॉर्मल गैसेस में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर कहीं स्टार बना के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो 11th का टॉपिक है। लेकिन आपको हर जगह जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेगी आइडियल गैस आपको मिलती रहेगी। हाँ भाई, अब दूसरी कंडीशन आती है, लिमिटेशन दूसरा क्या है, इट ओनली एप्लीकेबल when no chemical reaction takes place in gas and solvent। सॉल्वेंट तो कैसा होगा आपका, लिक्विड फेज में होगा। तो इसका दूसरा जो कह सकते हैं आपका लिमिटेशन क्या है, ये केवल और केवल वहीं पर एप्लीकेबल होगी जब कोई गैस है। ठीक है, मान लीजिए आपका HCl गैस है, ठीक है, ये क्या है, गैसियस फॉर्म में है। इसे अगर आपने H2O में डिसॉल्व किया तो ये क्या हो गई, HCl एक्वस बन गया, HCl एक्वस। अब आप चाहें कि इस HCl एक्वस को फिर से HCl गैस में अपने आप बन जाए, ये नहीं बनेगा। अगर आपने इसे क्या किया, डिसोसिएट भी किया ना, इसका अगर डिसोसिएशन भी हुआ तो HCl गैस में ना होके किस में होगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। यानी कि इसने वाटर के साथ, इस HCl गैस ने इस लिक्विड के साथ क्या कर ली, केमिकल रिएक्शन कर ली। क्या कर ली बेटा, केमिकल रिएक्शन कर ली। और केमिकल रिएक्शन कर ली तो ये आपका क्या होगा, इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल हेनरीज लॉ। इसमें हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हेनरी लॉ में आपको जस्ट अभी आज ही पढ़ाया है मैंने कि जो गैस है, गैसियस फेज है और लिक्विड फेज है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर मान लीजिए ये HCl गैस है, इनके बीच में क्या बनना चाहिए,
इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये HCl जो गैस है ये अगर इस लिक्विड में, इस H2O में डिसॉल्व हो गई तो ये इक्विलिब्रियम कैसे बना सकती है? इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी HCl गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl इस लिक्विड से वेपर फेज में आने चाहिए। लेकिन HCl ने तो वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन कर ली, डिसोसिएशन एसोसिएशन शो कर दिया। इस कारण से ये जो है ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा? आपका हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ HCl पर, दूसरी गैस है आपकी NH3, ठीक है, इस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। ध्यान रखिएगा इतना। तो आई थिंक आप ये दोनों इसके जो लिमिटेशन है वो समझ गए होंगे और इन लिमिटेशन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्विलिब्रियम बताया था ना, ये बाद में परेशान करेगा। इक्विलिब्रियम बनना चाहिए, केमिकल रिएक्शन कर ली तो इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन पर जो कि हम पढ़ेंगे कल। अब ये